नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज ये स्टार बैच की 19वीं क्लास है जो आपको रोज़ शाम को 8 बजे मिलती है, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। इसमें हम चतुर्भुज की बखिया उधेड़ देंगे, धुआं धुआं कर देंगे लल्ला लोग। विश्वास करो कि ये क्वाड्रिलेटरल की क्लासेस देखने के बाद जब क्वाड्रिलेटरल हमारा ख़त्म होगा, हालांकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसमें कई चीज़ें हैं पढ़ने को, बट मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा टाइम भी ना किल करूं और सारी चीज़ें भी कवर कर लूं। तो आप लोग स्टार बैच वाला नोट्स और पेन उठा लीजिए, अपने दिमाग को रेडी रखिए, एकदम कागज गोरा कागज, कोरा कागज था मन मेरा वाला कागज बनाइए और जो बोलता जाऊं उसको फीड करते जाओ, ठीक है। और दिमाग में जो पुराने कचरे हैं उसको निकाल के एकदम शांत दिमाग से बैठेंगे और क्वाड्रिलेटरल की हम डिफिनीशन, शेप, सम ऑफ एंगल्स, डायगोनल्स, साइड्स कितने टाइप के होते हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग टाइप की क्या होती है, क्या क्या कहते हैं, पेरीमीटर, एरिया, और एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं सारे करने वाले हैं। बोलो क्लियर है? एसएससी के रिसेंट एग्जाम में, एसएससी के मेंस एग्जाम में, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल किसी में भी पूछा गया है उसको हम दागेंगे। और ये एसएससी से लेके किसी भी एग्जाम अगर आप देने जाएंगे उसमें क्वाड्रिलेटरल का सवाल आएगा। तो इस क्लास के मतलब जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे उसके बाहर का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे, फिर हम क्वाड्रिलेटरल को बजाना शुरू करते हैं अच्छे से समझते हुए, ठीक है। सारे लोग रेडी? लल्ला लल्ली लोग सारे लोग रेडी? सबने लाइक कर दिया, सबने शेयर कर दिया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पीडीएफ आपको पता है कि पीडीएफ मैं तब प्रोवाइड करता हूं जब टॉपिक खत्म हो जाता है, क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, फिर इकट्ठे पीडीएफ या ई बुक के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो सारे लोग रेडी? चलो जय हिंद सबको। देखिएगा, कुछ चीज़ें बड़ी सुंदर सी होती हैं। ये मैथमेटिक्स है ना, बड़ा कमाल का विषय है। इसमें क्या होता है कि जैसा नाम वैसा गुण। जैसे हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्राई प्लस एंगल, तीन कोणों वाली आकृति। हमने कहा मैथमेटिक्स में ट्रायंगल अगर बोल रहे हैं मतलब कि तीन एंगल, ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण, तीन कोण या त्रिकोण या त्रिभुज। बोलो क्लियर है? तो अगर हम हिंदी में अगर त्रिकोण का नाम ले तो त्रिभुज होता है, यानी कि तीन, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजाएं यानी थ्री साइड्स, यानी एक ऐसी आकृति जिसमें तीन एंगल तीन साइड हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। हमने पॉलीगॉन जब पढ़ा था हमने कहा था कि कोई भी पॉलीगॉन कब होता है, जब वो स्ट्रेट लाइन से घिरा हो, यानी कि सीधी रेखाओं से घिरा हो, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ साइड्स तीन या तीन से ज्यादा हो। हमने कहा था n बराबर तीन, अगर नंबर ऑफ साइड्स तीन ले लेते हैं तो त्रिभुज मिल जाता है। अब n बराबर तीन से ज़्यादा यानी n बराबर चार ले लेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। n बराबर चार ले लेंगे तो चतुर्भुज मिल जाएगा, क्योंकि चार भुज है। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि इसका नाम आप देख पा रहे होंगे कि क्वाड लिखा हुआ है। क्वाड्री, क्वाड्री मतलब होता है चार, क्वाड्री मतलब होता है चार। लैटिन भाषा का एक शब्द है क्वाड्री, मतलब क्या होता है? चार। क्वाड्री मतलब हो गया चार, यानी कि चार भुज। चार भुज बोले तो चतुर्भुज। बेसिकली इसका नेम से ही क्लियर हो जाता है कि एक ऐसा पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि आपने कहा था n बराबर फोर, अगर किसी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स फोर हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। यानी कि आपकी डिफिनीशन क्या बनी, यहाँ से परिभाषा क्या बनी कि ये फोर साइडेड पॉलीगॉन हैविंग फोर एजेस एंड फोर कॉर्नर्स इज क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल। यानी एक ऐसा मतलब बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या चार हो, यानी नंबर ऑफ साइड चार हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम सीधे क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। यानी आपको बस परिभाषा अगर बहुत शॉर्टकट में पूछा जाए तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये पॉलीगॉन, आप क्या बोल सकते हैं? ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन है नहीं है? बिल्कुल है। पॉलीगॉन से हमें ये हो गया कि क्लोज्ड स्पेस होगा, यानी क्लोज्ड आकृति होगी, क्लोज्ड फिगर होगा और स्ट्रेट लाइन से घिरा होगा। दो चीज़ें इसमें पॉलीगॉन में समाहित है। हमने कहा ये पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स, हैविंग फोर साइड्स, यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हैं, उसको हम क्या बोल देंगे लाला लोग? चतुर्भुज। बस क्लियर हो गया। यानी चार भुजाएं होनी चाहिए, वो पॉलीगॉन होना चाहिए। पॉलीगॉन मतलब क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी किनारे से खुला हुआ है। और दूसरी चीज स्ट्रेट लाइन से घिरा होना चाहिए, यानी ऐसे ऐसे डिजाइन नहीं होना चाहिए कि मौसी के शादी का कार्ड नहीं लगना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन से घिरा है, सीधी रेखाओं से घिरा हुआ है और क्लोज्ड स्पेस है। और कितनी सीधी रेखाएं? चार, क्योंकि चार भुजाएं होंगी तभी चतुर्भुज कहेंगे। यानी देयर मस्ट बी ओनली फोर साइड्स, यानी कि वहां पे कितनी भुजाएं होनी चाहिए?
अगर हमें किसी आकृति को चतुर्भुज कहना है तो वो पॉलीगॉन होना चाहिए, दूसरी चीज़ चार भुजाएं होनी चाहिए। अब चार भुजाएं हो गई यानी देयर आर 4 साइड्स, तो आपको पता है कि 4 एजेस भी मिलेंगे और 4 कॉर्नर्स भी मिलेंगे, यानी कि 4 साइड्स मिल गई तो हम कह सकते हैं 4 भुजाएं भी मिलेंगी या किनारे भी मिलेंगे और 4 वर्टिसेस भी मिलेंगे यानी शीर्ष भी मिलेंगे, यानी 4 किनारे 4 साइड, 4 किनारे 4 साइड। आप कहें साइड कौन कौन सी होगी, आपने कहा ए बी एक साइड हो गई, बी सी एक साइड हो गई, सी डी एक साइड हो गई और डी ए एक साइड हो गई। यानी जिन लाइन सेगमेंट से ये घिरा होता है, यानी ए बी पहला लाइन सेगमेंट हो गया, दूसरा बी सी हो गया, तीसरा सी डी हो गया और चौथा मेरे लाल डी ए हो गया। ये चारों लाइन सेगमेंट क्या कहलाते हैं, साइड कहलाते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती हैं, 4, और साइड क्या होती हैं, जिन स्ट्रेट लाइन से या जिन लाइन सेगमेंट से ये आकृति बन रही है उनको हम इसकी साइड्स कह देंगे। बोलो इतना क्लियर है सबका? हमने समझ लिया क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसमें क्या क्या होता है। अब अगर बात करें किनारे कौन कौन से हैं, यानी कि कॉर्नर या एजेस या वर्टिसेस कौन से हैं, तो आपने कहा एक किनारा ए पे जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट काटेंगे उसको एज कहते हैं, यानी कि ए एक हो गया, एक बी हो गया कोना, एक सी कोना हो गया और एक डी कोना हो गया। आपने चारपाई देखी होगी, चारपाई पे अगर अंकल लोग कहते हैं यानी आपके पिताजी या मम्मी कहती हैं कि बेटा देख किनारे किनारे चारों जने बैठ जाओ नहीं तो टूट जाएगी। किनारे किनारे मतलब इस किनारे इस किनारे इस किनारे इस किनारे। चौपाई जो चारपाई होती है उसमें कितने किनारे होते हैं, आपने इसको बेड ही बना देते हैं, लो बेड बना दिया, इसमें बेड में 4 किनारे होते हैं। तो जो चारपाई होती है आपकी बेसिकली वो भी क्या होती है, चारपाई की जो आकृति होती है वो चतुर्भुज आकृति होती है, ठीक है। अब तो गोल भी आने लगा, पता नहीं कैसे कैसे आ गए तिकोड़े पिकोड़े, लेकिन अभी जो चारपाई होती है, 4 पाए जिसमें होते हैं उसमें उसको हम चतुर्भुज के एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ? यानी 4 किनारे 4 साइड्स क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। यानी एक ऐसा बहुभुज, आंख बंद करो, अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें 4 भुजाएं हो वो हमारा क्या हो जाता है लला, चतुर्भुज हो जाता है। 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज। बोलो क्लियर है? बहुत ही सुंदर। हमने देख लिया लला कि साइड क्या होती है, एजेस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं हम जिन चीज़ों का यूज करने वाले हैं पूरी वीडियोज़ में, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल की वीडियोज आएंगे उसमें विकर्ण कहीं आएगा, कहीं साइड आएगी, कहीं वर्टिसेस आएंगे, मतलब वर्टिक्स आएगा। तो हम सबसे पहले हमने साइड देखी, हमने वर्टिक्स देख लिया। अब हम बात करते हैं विकर्ण यानी डायगोनल्स यानी विकर्ण। आपको मैंने बताया है कि अगर किसी आकृति में n साइड्स हो तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, n इंटू एन माइनस 3/2 होते हैं, नहीं होते? पॉलीगॉन में पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कुछ लोग कह रहे थे पॉलीगॉन पहले क्यों पढ़ा रहे हो, इसी वजह से कि आपको फॉर्मूले पता रहे पहले से। मैंने कहा एक ऐसे पॉलीगॉन में जिसमें n साइड हो उसमें डायगोनल्स की संख्या यानी विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n इंटू एन माइनस 3/2। आपने कहा यहाँ पे तो n बराबर 4 है तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, मैंने कहा 4 पुट कर दो तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2, 4 इंटू 4 माइनस 3 1, यानी 4/2, यानी कि कितने विकर्ण होने चाहिए, 2 विकर्ण। अब लल्ला विकर्ण होते क्या है, देखो हमें ये तो पता चल गया 2 विकर्ण होने चाहिए, हमें ये पता चल गया कि मौसी का घर यहाँ पे है, हमें ये पता चल गया मौसी का घर यहाँ पे है, हमें रास्ता पता होना चाहिए ना कि हमारे घर से मौसी के घर कैसे जाएंगे। तो हमने ये तो पता कर लिया विकर्ण 2 हैं, उनके 2 लड़के हैं, उन लड़कों की क्वालिटी क्या है वो भी जान लेते हैं। देखो जो डायगोनल होता है लल्ला वो 2 अपोजिट अगर सिरों को मिलाएं यानी अपोजिट वर्टिसेस को, अपोजिट किनारों को, ए और डी अपोजिट नहीं, मतलब जस्ट अपोजिट, यानी कि 36 का आंकड़ा हो, यानी बी के सामने डी बैठा हुआ नजर आ रहा है, ए के सामने सी बैठा हुआ नजर आ रहा है, यानी अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है लल्ला, विकर्ण मिलता है। यानी किसी भी आकृति का अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएं तो हमें क्या मिलता है, विकर्ण। यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड डायगोनल। यानी अगर हिंदी में बोले तो आप लिखेंगे कि वह रेखा जो किसी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाती है विकर्ण कहलाती है। यानी विपरीत शीर्ष, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बिठाना है, अगर लिखना चाहो लिख लेना कि वह रेखा जो किसी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाती है क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। यानी विकर्ण कौन कौन से हो गए, मिला दो, यहाँ पे 2 विकर्ण मिलेंगे, आपने देखा 2 विकर्ण मिलेंगे और दोनों विकर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, अपोजिट वर्टिसेस को मिला दो। तो मैंने कहा मिलाने की बात करी, ये लो, इसमें मैं पीछे थोड़ी हूँ, एक ये हो गया, बी से डी को मिलाए और एक हमने ए से सी को मिला दिया। यानी कितने डायगोनल मिल गए, 2। कौन कौन से, ए सी और बी डी। कौन कौन से मिल गए, ए सी और बी डी। क्या हो गए, विकर्ण। क्या होता है विकर्ण, जो अपोजिट वर्टिसेस को हम मिलाते हैं लला तो क्या मिलता है, विकर्ण मिल जाता है। बोलो क्लियर। अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट यानी ए सी, ए छोटा इतना लिखा हुआ है आपको दिख ही नहीं रहा होगा, ये ए है लला, ये बी है, ये लल्ली सी है और ये डी है। बोलो क्लियर। विकर्ण क्या होता है पता चल गया, विकर्ण कैसे मिलता है पता चल गया, कितने विकर्ण होंगे सारी चीजें क्लियर।
बहुत सुंदर, ये कॉपी में लिख गया, दिमाग में उतर गया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अभी बस आप क्वाड्रिलेटरल सोचिए, अभी उसकी फैमिली क्या क्या तमाम चीज़ें हैं वो उसमें अभी हम घुसेंगे, लेकिन अभी हम इनके बाहर से आक्रमण करके इसको ठोस सा किला बना ले रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। बोलो क्लियर है, बहुत सुंदर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण। हिंदी वाले गुस्सा है ना कि उनका गुण नहीं लिखा गया, लिख लो, आप पहले लिख लो, पहले यही काम करो। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बोलो क्लियर है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का सम किसी पॉलीगॉन के लिए क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, n-2 इंटू 180, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या बताया था, 360 डिग्री। बोलो क्लियर है। आपने कहा कि लला यहाँ पे आंतरिक कोणों का योग निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n बराबर 4, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, n-2 यानी 4 - 2 2 गुणे 180, यानी कि कितना हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, 360 डिग्री। यानी आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया, 360, और बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, 360। तो आपको बस एक चीज समझना है लला कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, यानी कि क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, तो चतुर्भुज ही एक ऐसी आकृति है, चतुर्भुज ही एक ऐसा बहुभुज है, यानी क्वाड्रिलेटरल इज ओनली पॉलीगॉन जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आपने कहा n-2 इंटू 180 यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर है, एक्सटीरियर एंगल के, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ही एक ऐसी आकृति है जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, कि क्यों होता है, आपने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360, 180 दूना 360, यानी n-2 बराबर 2 यानी n बराबर 4, n बराबर 4 यानी कि भुजाओं की संख्या अगर 4 हो तो वो आकृति क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटरल। बोलो क्लियर हो। तो आपने कहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी 360 हो जाए। इंटीरियर एंगल कौन कौन से, ए ये वाला है, बी ये वाला है, सी ये वाला है, डी ये वाला है। तो अगर हम बात करें, ए ये वाला एंगल हो गया, बी ये वाला एंगल हो गया, सी ये वाला एंगल हो गया, डी ये वाला, यानी हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर कहा जाए तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 अंश। बोलो क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा, कह के वो फील ले रहा हूँ, कक्षा 3 के लड़कों को जैसे पढ़ाते। क्लियर है ना, सबको क्लियर लला, बहुत सुंदर। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 अंश। इस पे बड़ा बवाल भी हुआ था कि अपने एज के बच्चों को बेटा कैसे बोल देते हैं टीचर, उनका मन होता है वो बोलते हैं, मैं लल्ला कहता हूँ, तुम बेटा कहते हो, कोई और कुछ कहता है, कोई और बाबू कहता है, कोई और सोना कहता है, सब अपने अपने रिश्ते को अपने हिसाब से जीते हैं, है ना। तो ये क्लियर हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है। चल बहुत सुंदर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलता है, अगर मैं बात करूँ एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलेगा, आप कहेंगे एक्सटीरियर एंगल किसी एक साइड को बढ़ा देंगे तो ये वाला ए का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ऐसे इसको बढ़ा देंगे तो ये बी का एक्सटीरियर एंगल, कोई एक साइड ये सी का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, इसको बढ़ा दो तो ये डी का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी एक्सटीरियर एंगल ये और ये का सम कितना होगा, 360 अंश, वो भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें क्लियर हुई, सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर। और आपने ये भी समझा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है तो वो एक इकलौता पॉलीगॉन ऐसा है जिसमें ऐसा हो सकता है, वो कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल। यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग बराबर है तो वो एक ही हो सकता है और वो है क्वाड्रिलेटरल। बोलो क्लियर है। तो एक ऐसा बहुभुज जिसके इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का और बाह्य कोण का योग बराबर है वो भी चतुर्भुज होगा, और एक ऐसा बहुभुज जिसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान बराबर है वो भी बहुभुज। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि आंतरिक कोण n-2 अपॉन n इंटू 180 अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो, और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है रेगुलर पॉलीगॉन का, 360/n, n कट गया 180 दूना 360 यानी n बराबर फिर 4। यानी अगर अंतः कोण बाह्य कोण बराबर है तो भी चतुर्भुज, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर है तो भी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। बोलो क्लियर है। तो आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा, ये भी फॉर्मूला पढ़ा क्यों होता है, और दोनों अगर आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर है तो वो क्या मिलेगा, पॉलीगॉन कौन सा मिलेगा, चतुर्भुज। बोलो क्लियर, इतना सबके दिमाग में छप गया, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। देखो अगर हम टाइप की बात करें ना तो टाइप बेसिकली 2 ही टाइप के पॉलीगॉन हो सकते हैं, कोई भी पॉलीगॉन होता है। अब पॉलीगॉन में मैंने पढ़ाया था कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उत्तल अवतल, बहुभुज, रेगुलर इरेगुलर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। लेकिन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, अगर मेन बांटा जाए तो 2 टाइप के।
एक होते हैं रेगुलर, यानी कि जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यानी सभी भुजाएं बराबर है। और एक ये जिसमें ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी इसमें मान लो दो साइड बराबर हो गई, मतलब अगर हम रेगुलर की बात करेंगे तो ये आप समबहुभुज की, अगर हम समचतुर्भुज की बात करेंगे तो इसमें सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है कोई तो उसकी ऑल साइड शुड बी इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और इरेगुलर है तो सभी भुजाएं जरूरी नहीं कि बराबर हो, मतलब जरूरी नहीं क्या, बराबर नहीं होंगी सभी भुजाएं। मान लो 3 भुजाएं बराबर होंगी लेकिन सभी 4 की 4 भुजाएं नहीं बराबर होंगी। बोलो क्लियर। मैं कह दूं कि कोई एक पॉलीगॉन है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी भुजाएं 4 है, तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर। अगर मैं कह दूं कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 3 भुजाएं 4 4 4 हैं और एक भुजा 3 है, तो वो क्या हो गया, वो इरेगुलर पॉलीगॉन। यानी इरेगुलर पॉलीगॉन अगर सभी भुजाएं बराबर नहीं है, और रेगुलर पॉलीगॉन, सॉरी, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल यानी कि विषम चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर ना हो, और सम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, रेगुलर और इरेगुलर। बोलो क्लियर है। तो आपको बेसिकली दो टाइप के मतलब जानने होते हैं, एक होता है रेगुलर जिसकी सभी साइड बराबर हो क्वाड्रिलेटरल की, और इरेगुलर जिसमें सभी साइड बराबर ना हो। सभी साइड इन द सेंस कि सभी, ऑल 4 साइड्स की बात हो रही। बोलो क्लियर हुआ सबका। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब जैसा कि मेरी आपको आदत पता होगी कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना लिखवाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखो सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, और इफ अ सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देन सम ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। कहा गया यदि एक चतुर्भुज एक वृत्त के परिगत है, या यदि एक वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। पढ़ लिया। अब इसका मतलब क्या निकला लाल, देखो, अगर मैं कहूं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि एक चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज, जो किसी वृत्त के घेरता है, वृत्त को घेरता है, घेरता मतलब सर्कमस्क्राइब करता है, घेरता मतलब इसको चारों तरफ से घेर लेता है। ये लो, ये मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये अगर चारों जो चारों भुजाएं हैं उससे ये वृत्त को घेरता हो, यानी पहला, इफ ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, पहला केस हो गया। या फिर इफ अ सर्कल टचेज ऑल 4 साइड, यानी एक सर्कल जो बना हुआ है AB साइड को भी टच करे, BC को भी टच करे, CD को भी टच करे, DA को भी टच करे, यानी मान लो K पे इसको, L पे इसको, M पे इसको और N पे इसको टच करता है, यानी कि एक वृत्त है जो किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच करता है। या दूसरे भाषा में कहें कि एक चतुर्भुज है जो किसी सर्कल को घेरता है, तो कहा गया कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ आया, आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। क्यों, क्यों बताओ। देखो, अगर मैं बात करूं A से, इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, AK और AN। बोलो खींची गई नहीं खींची गई, आप कहेंगे बिल्कुल खींची गई। तो अगर AK A हो जाएगा तो AN भी A हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी आउटर पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा करें, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे, तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। सिमिलरली B से भी 2 खींची गई, BK और BL, तो इनकी लंबाई भी बराबर होगी। ऐसे C से भी 2 खींची गई, CL और CM, इनकी लंबाई भी बराबर होगी। और ऐसे मान लो D से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, इनकी लंबाई भी बराबर होगी। बोलो क्लियर। अब अगर मैं बात करूं AB प्लस CD, मतलब AB प्लस CD यानी अपोजिट साइड्स का सम ले लूं, और ऐसे मैं बात करूं AD प्लस BC, पहले AB प्लस CD निकालो, AB प्लस CD, AB पूरा कितना हो जाएगा, A प्लस B, CD कितना हो जाएगा, देखो CD C प्लस D, और ऐसे AD प्लस BC निकालो, AD कितना है, A प्लस D प्लस BC कितना है, B प्लस C। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लो आगे पीछे करके, तो A प्लस B प्लस C प्लस D, ये वाला भी आ रहा है, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये वाला भी आ रहा है। आपने कहा दोनों बराबर हो जाएंगे। बोलो क्लियर हो। यानी अगर कोई वृत्त किसी चतुर्भुज को चारों भुजाओं को स्पर्श करता है आंतरिक रूप से, यानी इफ अ सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो सम ऑफ अपोजिट साइड बराबर होगा। बोलो क्लियर है।
क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। सर्किल में भी मैंने करवाया है। एसएससी पूछती है कि अगर मान लो ऐसा केस बन रहा है कि एक सर्कल है जो किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच करता है, एक साइड ये दे दी, एक साइड ये दे दी, एक साइड ये दे दी, तो आपसे ये वाली साइड पूछ लेंगे। तो आपने क्या काम करना, मान लो ये 3 दे दी गई, ये 7 दे दी, ये 4 दे दी, ए बी 4 दे दी, तो सी डी की वैल्यू पूछे। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लल्ला कि अगर ए डी 3 है, बी सी 7 है, ए बी 4 है, तो ए डी प्लस बी सी यानी 3 7 10 बराबर 4 प्लस यानी ए अपोजिट साइड यानी 4 प्लस सी डी। तो आपने कहा यहाँ से सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 4 यानी कि 6। बोलो क्लियर है। इस पे 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पिछले 2 साल में पूछे गए एसएससी की तरफ से। बहुत क्वेश्चन इस पे पूछती है कि अगर एक वृत्त को कोई चतुर्भुज घेरता है तो उसके आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट पे चलो, ये सर्कल में भी मैंने करवाया है। बोलो क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लो, कॉन्सेप्ट से तो भर दूंगा आपका घर। कहा गया सम ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ डायगोनल्स एंड लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ डायगोनल्स। ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा है ये। अगर मैं कह दूं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बना लो, मैं क्वाड्रिलेटरल अजीब अजीब आकृतियां बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये मान लो क्वाड्रिलेटरल, हमें नहीं पता ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, बस ये क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है बस। बोलो क्लियर है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको क्या काम करना है, आपको इसके विकर्णों का योग ले लेना है। दिस वन इज ए सी और दिस वन इज बी डी। ठीक है। आपसे कहा गया कि चतुर्भुज की जो भुजाओं का योग होगा यानी सम ऑफ साइड्स होगा, सम ऑफ साइड्स होगा, वो हमेशा डायगोनल की योग से बड़ा होगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा सम ऑफ साइड्स, लल्ला बताओ। आप कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी। ये सम ऑफ साइड्स यानी कि विकर्णों का योग या परिमाप हम कहते हैं। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। किसी भी आकृति, अगर मान लो ए से बी पे जाएं, बी से सी पे जाएं, सी से डी पे जाएं और डी से फिर से ए पे आ जाएं, तो हमारी जो दूरी तय करेंगे उसी को परिमाप बोलते हैं। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इतनी दूरी तय करते हैं, वही हो जाएगा परिमाप। तो हम कहें कि चारों भुजाओं का योग या परिमाप जो होता है वो क्या होता है, कहा गया ए सी प्लस बी डी से बड़ा होता है, यानी विकर्णों के योग से बड़ा होता है। यानी ए सी प्लस बी डी से क्या होता है ये लल्ला, बड़ा होता है। और 2 टाइम्स ऑफ ए सी प्लस बी डी से क्या होता है, छोटा होता है। यानी आपको एक रिलेशन दिया गया कि सम ऑफ साइड्स या पेरीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हो पेरीमीटर जो होगा यानी कि परिमाप जो होगा वो विकर्णों के योग के दुगने से तो हमेशा छोटा होगा, लेकिन विकर्णों के योग से हमेशा बड़ा होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि परिमाप अगर हमें निकालना है, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए जिसके विकर्ण 5 और 7 सेंटीमीटर के दे दिए जाएं, यानी कि पहला विकर्ण 5 सेंटीमीटर यानी डायगोनल 1 5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 7 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा इसका परिमाप हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे। आप देखो परिमाप कितना हो सकता है, 5 + 7 से यानी 12 से तो ये बड़ा होगा पेरीमीटर, और 5 7 12 दूना 24 से छोटा होगा। यानी कि पेरीमीटर की जो भी वैल्यू होगी वो 12 से 24 के बीच में होगी। अब मान लो आपको ऑप्शंस दे दिए गए 14 18 20 और 26। अब आप बता दो कि कौन सा इसमें से इस क्वाड्रिलेटरल के लिए पेरीमीटर नहीं हो सकता जिसका एक डायगोनल 5 एक डायगोनल 7 हो, बताओ कौन सा नहीं हो सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पेरीमीटर ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर 5 and 7 सेंटीमीटर। ऐसा करके क्वेश्चन आ गया, बताना है कौन सा होगा ऐसा, बताओ। आपने कहा कोई बात नहीं गुरु, मुझे तो पता है कि पेरीमीटर जो होगा 5 7 12 के, मतलब विकर्णों के योग के, यानी 5 7 12 यानी सम ऑफ डायगोनल्स के, यानी 12 के दुगने से कम 24 से कम, और 5 7 12 से बड़ा, यानी 12 से बड़ा होना चाहिए 24 के बीच में। 14 भी इसके बीच लाई करता है, 18 भी लाई करता है, 20 भी लाई करता है, लेकिन 26 जो है वो 24 के उस पार निकल जाता है। यानी 26 इस डायगोनल के इस क्वाड्रिलेटरल के लिए कभी पेरीमीटर नहीं हो सकता। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं है जिसके डायगोनल 5 और 7 हो, उसका पेरीमीटर 26 हो। बोलो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। यानी आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर हमेशा विकर्णों के योग के दुगने से छोटा होगा, यानी सम ऑफ डायगोनल्स के ट्वाइस से कम होगा, और ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ डायगोनल, यानी कि हमेशा बड़ा होगा किससे, विकर्णों के योग से। बोलो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट पे चले। बहुत ही सुंदर, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, चलो अगला कॉन्सेप्ट लिखो। कॉन्सेप्ट मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट से भर दूंगा आपका घर।
ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। लिखो क्या कहा गया कि इफ टू एंगल बाइसेक्टर्स आर ड्रॉन, यानी कि दो एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दिए जाएं किन्हीं दो आंतरिक कोणों के, देन द एंगल फाउंड इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स, यानी कि दो एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रा किए जाएं तो जो एंगल मिलता है हमें वो अपोजिट जो बचे हुए दोनों कोण हैं उनके योग के आधे के बराबर होता है, ऐसा कहा गया। आपने कहा ऐसी बात है क्या? मैंने कहा हाँ। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है आई डोंट नो, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है ये क्वाड्रिलेटरल है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। मैंने ए का बाइसेक्टर लिया, ये बिंदु, ये रेखा, बी का बाइसेक्टर लिया, ये बी का बाइसेक्टर है यानी बी को बाइसेक्ट करता है, और ये ए को बाइसेक्ट करता है यानी ए को दो बराबर भागों में, और ये ओ पे मिलते हैं। ठीक है, आपने कहा ठीक है। मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल ए ओ बी कितना होगा? आपने कहा ए ओ बी निकालना है तो 180 में से बाकी दोनों कोणों को घटा देना है, यानी 180 में से a/2 और b/2 घटा दो, क्योंकि ए का बाइसेक्टर a/2 देगा और बी का बाइसेक्टर b/2 देगा। ठीक है, बोलो क्लियर। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि लला अभी हमने पढ़ा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, a + b + c + d कितना हो जाएगा? 360 अंश। अगर मैं यहाँ से c + d निकालूँ तो ये a + b को इधर ट्रांसफर मार दूँ तो ये बचेगा c + d बराबर 360 - a + b। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो c + d/2 360/2 - a - b/2, यानी हम कह सकते हैं ये हो गया 180 माइनस ये हो गया a/2 + b/2। बोलो क्लियर है। और यही तो ये लिखा हुआ है, यानी हमने कह दिया कि जो हमारा AOB था 180 - a/2 + b/2, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? c + d/2, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? c + d/2। और यही कहा गया कि अगर हम दो कोणों के समद्विभाजक खींचे तो पाया गया कोण यानी AOB हमेशा सम्मुख कोणों के यानी C और D के योग का आधा होगा। देखो आया कि नहीं आया? यानी आपको पता होना चाहिए कि AOB अगर निकालना है ये हो जाएगा C + एंगल D/2, ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यानी आपका एंगल AOB कितना आ गया? एंगल C + एंगल D/2। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं अगर कह दूँ कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल हम लेते हैं और उसके दो कोण C 30 अंश का है और D मान लो 109 अंश का है या 108 अंश का है, अगर मैं कहूँ AOB की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे जहाँ पे AO और OB A और B के एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक हैं तो आप कहेंगे AOB बराबर कितना हो जाएगा? 108 + 30/2 यानी कि 69 डिग्री। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैं कहूँ ये 71 है ये 69 है तो फिर कितना होगा? आप कहेंगे 71 + 69 140 का आधा 70 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। आपको ये वाले एंगल AOB निकालने को कहा जा रहा है, आप तड़ातड़ इस फॉर्मूले से दाग दे रहे हो। कौन सा एंगल निकाल रहे हो आप? ये वाला AOB, ये वाला निकाल रहे हो। बोलो क्लियर है। यानी कि ये AOB जो होगा एंगल बाइसेक्टर के मिलने पे जो एंगल बनेगा वो अपोजिट एंगल्स के आधे के योग के आधे के बराबर होगा। बोलो क्लियर है। बहुत ही सुंदर। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 4। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? कहा गया इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। कहा गया कि अगर क्वाड्रिलेटरल का परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करे क्या? डायगोनल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो हैं यानी विकर्ण जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें तो आपसे कहा गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया, मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये क्वाड्रिलेटरल का नामकरण कर दिया ABCD। बोलो क्लियर है। कहा कि इसके विकर्ण लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये एक दूसरे को कहा गया 90 डिग्री पे अगर कट करते हैं। 90 डिग्री मतलब कि ये यहाँ पे जितने एंगल बन रहे हैं सारे 90 के हो जाएं। मान लो ये O पे काट रहे हैं और O 90 मतलब DOC, COB, BOA और DOA सारे 90 डिग्री हो जाएं तो आपसे कह क्या रहा है कि सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा बता रहा है हमें कि सम्मुख भुजाएं यानी AB के सामने CD तो उनके वर्गों का योग ले लो यानी सम ऑफ स्क्वायर ले लो तो आप कहेंगे AB² + CD²। और कहा कि ये बराबर होगा AD² + BC² के। अब ये क्यों होता है ये जान लेते हैं। यानी कि अगर आपको एक साइड ये दे दूं, एक साइड ये दे दूं, एक साइड ये दे दूं तो इस साइड को निकालने कह दूं और ये कह दूं कि परपेंडिकुलर्स पे काटते हैं कौन?
डायगोनल, तो आप आराम से निकाल लोगे, नहीं निकालोगे? आप कहोगे बिल्कुल निकल जाएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आपको अगर बस एक केस रखना है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं लल्ला, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, वो किस पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं कि कैसे होता है ऐसा। ठीक है, बोलो क्लियर है? अगर मैं बात करूं सी डी स्क्वायर की बात करूं ट्रायंगल डी ओ सी में, तो सी डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे मैं बात करूं बी सी स्क्वायर की, बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे मैं ए बी स्क्वायर की बात करूं तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? एंड अगर हमें ए डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो ए डी स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहे हैं, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब अगर हम कैलकुलेट करें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ये वाला है, सी डी स्क्वायर ये, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसे ये वाला अगर कैलकुलेट करूं मैं तो कितना हो जाएगा? देखो ए डी स्क्वायर यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस ये ओ डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना? ओ सी और ओ बी यानी ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर उधर कर दूं तो आप कहेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू भी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर हो रही। और यही वैल्यू तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की थी, यानी जो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की वैल्यू आई थी वही ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और ये कब हुआ? जब इनके जो डायगोनल्स थे वो 90 डिग्री पे कट रहे, तभी हम पाइथागोरस लगा पा रहे हैं। यानी आपको पता चल गया कि अगर भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और ऐसा दे दिया जाए कि उसके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट करते हैं, उसकी कोई 3 साइड दे दी जाए, मान लो ये दे दिया गया 4, ये दिया गया 5, ये दिया गया 6, तो ये वाली साइड निकालने का दे दी जाए तो कैसे निकलेगा? आपने कहा कि पहला केस, यानी कि लिखो, क्वेश्चन लिख लो इसको कि ये क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 sides as 4, 5 and 6 centimeter, या the sides of a quadrilateral are of length 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter respectively. Their diagonals intersect perpendicularly, यानी कि उनके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्थ साइड? अब वैल्यू पुट कर लेना है। आपने कहा कि अपोजिट साइड यानी कि इसका इसके योग स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया लाला? 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, ये बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और अपोजिट साइड को अगर हम x मान ले तो x का स्क्वायर। बोलो क्लियर? 16 36 52, 5 का स्क्वायर 25, 25 52 में से घटेगा 27, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 3√3। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी आपसे एसएससी क्या पूछेगी? एसएससी कहेगी कि भैया हमने क्या काम किया, हमने 3 भुजाएं दे दी, हमने कह दिया कि जो चौथी भुजा है वो फाइंड करो, 3 भुजाएं दे दी, चौथी भुजा हमने फाइंड करने कह दिया, हमने बस एक चीज़ आपको दिया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कोई लंबवत काट रहे हैं एक दूसरे को। बोलो क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, सुंदर से समझ आया। अब एक आपके लिए होमवर्क में लिख दे रहा हूँ कि एक ले लो, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो इसकी ये 6 नहीं, ये 9 ले लो, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। बस ये एक चीज़ दिया गया है कि क्वाड्रिलेटरल की साइड 8, 9 और 7 हैं और इनके जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। बोलो क्लियर? चलो, तो कैलकुलेट हो जाएगा लाला, बहुत ही सुंदर। अब अगला कॉन्सेप्ट देख लो। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, दे कॉन्सेप्ट ले कॉन्सेप्ट, दे कॉन्सेप्ट ले कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, कल वाली क्लास लंबी रहेगी। कहा गया इफ बी ज्वाइन मिड पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट नंबर 5 लिखते रहना। कहा गया इफ बी ज्वाइन मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी अगर हम क्या करें, ज्वाइन कर दें किसको? मिड पॉइंट्स को। किसकी? सभी साइड्स की। तो वो पैरेललोग्राम बनाएंगे। कहने का मतलब ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी एंड डी ये है कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कैसा क्वाड्रिलेटरल, बस ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चतुर्भुज है। हमसे कहा गया कि इसके चारों साइड्स के मिड पॉइंट ले ले। ए डी का मिड पॉइंट मान लो ये एल है, ये एम है, इसका ये एन है मिड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट ओ। हमने क्या लिया? हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया और कहा गया
क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट एल एम एन ओ हैं। अब कहा गया इसको अगर हम मिला दें यानी एल ओ एल एम एम एन और ओ एन को, तो जो हमें मिलेगा वो पैरेललोग्राम मिलेगा। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, यानी ये इसके समांतर होगी और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, बोलो क्लियर। हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा गया लला कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु, यम मिड पॉइंट था, एन मिड पॉइंट था, ओ मिड पॉइंट था, एल भी मिड पॉइंट था, मिला दें तो यह हमें हमारी जो आकृति बन रही है यानी कि क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ, ये क्या मिलेगी? पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज मिलेगा। लिख लो पैरेललोग्राम, यानी कि एल एम एन ओ क्या होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोले तो पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, यानी कि एल ओ पैरेलल हो जाएगा एम एन के, और जो बाकी साइड बची एल एम वो पैरेलल हो जाएगी ओ एन के। बोलो क्लियर है। यानी कि अगर हम समझिएगा, अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की सारी मिड पॉइंट्स को मिला दें, मतलब भुजाओं की मिड पॉइंट्स को, तो हमारी जो आकृति बन रही है एल एम एन ओ वो क्या मिलेगी? क्वाड्रिलेटरल। ये डायरेक्ट ये क्या बनेगी? पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज मान लो पूछ लिया, तो आपने कहा एल ओ पैरेलल हो जाएगी एम एन के, एल ओ पैरेलल हो जाएगी एम एन के। एल ओ किसके पैरेलल हो जाएगी? एम एन के। ठीक है, यानी ये दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, ऐसे ये वाली दोनों साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझना था, नथिंग एल्स। ये बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे एसएससी अभी मैं जब आगे करवाऊंगा एरिया निकालने में, कई बार शेप ऐसे होंगे जब एरिया निकालना बड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता रहेंगी तो आप नोट कर पाएंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, यानी एल बराबर एन हो जाएगा। लिख लो, एंगल एल बराबर एंगल एन हो जाएगा और एंगल ओ बराबर एंगल एम हो जाएगा, यानी ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर, ऐसे उसके क्या आमने सामने के कोण भी बराबर। और तीसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम कहती है कि अगर करस्पॉन्ड मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडजेसेंट एंगल्स का सम ले लें, यानी कि एंगल एम प्लस एंगल एन ले, यानी कि अगर हम एडजेसेंट, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर हम एडजेसेंट एंगल का सम ले लें, यानी कि अगर मैं कहूँ कि एंगल एल प्लस एंगल एम कितना होगा, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ एंगल एल प्लस एंगल और ऐसे एंगल एन प्लस एंगल ओ, ये भी 180 हो जाएगा। या हम किन्हीं दो एंगल्स का ले लें, एल एम का, एम एन का, एन ओ का, ओ एल का, तो ये बराबर होंगे। बोलो क्लियर है, 180 के बराबर होंगे। बोलो क्लियर है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो एडजेसेंट का वो ले लें, क्या, यानी कि इसका सम ले लें, एडजेसेंट एंगल्स का सम ले लें, तो वो कितना हो जाएगा? यानी एम प्लस एन 180 हो जाएगा, एन प्लस ओ ऐसे हो जाएगा, ऐसे ओ प्लस एल हो जाएगा। तो आपको पैरेललोग्राम की तीन प्रॉपर्टी मिली। हालांकि पैरेललोग्राम अगला हम वही पढ़ने वाले, जब क्वाड्रिलेटरल के टाइप में पहुंचेंगे तो पैरेललोग्राम ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता दूं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं साइड्स के, तो हमें क्या मिलता है? पैरेललोग्राम मिलता है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बहुत सुंदर है। क्या मिलता है? पैरेललोग्राम मिलता है। क्या मिलता है? पैरेललोग्राम मिलता है। बोलो क्लियर हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक चीज कई बार पूछ लेते हैं, कई बार वो क्या कहते हैं ना कि आपको दे देंगे वो क्या सम, मतलब साइड दे देंगे। देखो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से शुरू करो, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहाँ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमारा मिल जाएगा पेरीमीटर। हमारा क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें, पेरीमीटर निकालना तो किसी भी आकृति के लिए बड़ा सिंपल होता है, लेकिन अगर हम एरिया की बात करें लल्ला, तो एरिया थोड़ा सा कठिन होता है निकालना। लेकिन जब आप स्टार बैच के स्टूडेंट हैं, स्टार हैं, तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है लल्ला। लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि लिख लो, हिंदी वाले भैया गुस्साएंगे नहीं, आप लिख लो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई भी चतुर्भुज, ये किसी पर्टिकुलर चतुर्भुज के लिए नहीं है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिख लो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लिख लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलेगा, ये चीज बात की जाए। देखो दो केस हैं इसमें, दो तरह से निकल सकते हैं निकलने को। अब पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल आएगा तब तो निकालने के 1000 मेथड आएंगे, लेकिन अभी हमें बस एक क्वाड्रिलेटरल पता, हमें नहीं पता कि क्या है वो, बस क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाली आकृति खींच दी गई, हमसे कहा गया एरिया निकालो। इस पर क्वेश्चन एसएससी डायरेक्ट पूछती है। पहला केस है, इफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स एंड वन डायगोनल इज गिवन। आपको चारों साइड्स का लंबाई पता हो और एक डायगोनल पता हो। लाइक अगर मैं कह दूँ ये 5 है, ये 6 है,
ये 7 है, ये 8 है। मान लो कि कोई डायगोनल दे दिया गया, क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया जिसकी सभी साइड्स दे दी गई। मान लो साइड की बात करें ए बी सी डी, उसकी 4 साइड है, वो पता है हमें, नोन है। और एक डायगोनल दे दिया गया, मान लो बी डी की लंबाई दे दी गई, यानी कोई डायगोनल चाहे बी डी दे दिया जाए, एक कोई डायगोनल चाहे बी डी दे दिया जाए, चाहे ए सी दे दिया जाए, चाहे ये और ए सी दे दिया जाए। अब हमें एरिया कैसे निकालेंगे? बस सिंपल सी बात है। मान लो बी डी की भी लंबाई दे दे रहे हैं एम, मान लो बी डी की लंबाई दे दे रहे हैं 10, बी डी की लंबाई दे दे रहे हैं 10। अब एक बात बताओ, हमने बी डी ड्रा किया, बी डी को खींचा और बी डी की लंबाई हमें 10 पता है, हमें पता है एक साइड 6 है किसी ट्रायंगल की, एक साइड, या छोड़ो, हमने कहा कि हमें 2 साइड ये वाली पता है, 2 साइड ये वाली, यानी चारों साइड पता है, और हमें पता है डायगोनल। अब एरिया कैसे निकलेगा? मैंने कहा जब डायगोनल ड्रा करते हो तो वो 2 ट्रायंगल में किसी भी क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करता है। देखो डायगोनल ड्रा किया तो एक तो हमारा ए डी बी बन गया और दूसरा बी सी डी बन गया, 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया को 2 भागों में बांट रहा है। यानी कि अगर हम कहें कि ए बी सी डी की एरिया, तो हम कहेंगे 2 ट्रायंगल में बांट रहा है, तो दोनों ट्रायंगल की एरिया अगर हम जोड़ देंगे, यानी ए बी डी की एरिया और बी सी डी की एरिया, तो हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की एरिया मिल जाएगी। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? कोई जो डायगोनल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, किसको? एरिया को। अब एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि एबीसीडी की एरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया, एक नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया। अब अगर हमें चारों साइड और एक डायगोनल पता है तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल की एरिया निकालनी आसान है। क्यों? देखो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें एबीडी के लिए, एक एबीडी के एक साइड ये है, ए बी पता है 8 है, बी डी पता है 10 है, और ऐसे डी ए पता है 5। अब अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो हीरोज फार्मूला लगा दो। हीरोज फार्मूला क्या कहता है? हीरोज फार्मूला किसी साइड, किसी ट्रायंगल के लिए अगर तीनों साइड पता है तो हीरोज फार्मूला लगा के निकाल सकते हो एरिया। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल बी सी डी की एरिया निकालने जाऊँ तो बी सी डी की भी एरिया निकाल सकते हो। देखो 6 इसकी एक साइड है, 7 एक साइड है, 10 एक साइड है, इसकी भी एरिया निकल जाएगी। दोनों की एरिया हीरोज फार्मूला से निकाल के जोड़ दोगे, आपके क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ जाएगी। बोलो क्लियर है? क्लियर है? यानी कि अगर हमें चारों साइड दे दी जाए, एक डायगोनल दे दिया जाए, तब तो 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा। चलो अब निकाल ही लो इसका। मान लो ये दिया गया 6, ये दिया गया 7, ये दिया गया 8, ये दिया गया 9 और ये वाला दे दिया गया 10। चलो अब निकालो इसका एरिया। आपने कहा इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने जाएंगे तो इसकी साइड है 7, 8, 10, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? 7, 8, 15, 10, 25 बटे 2 यानी 12.5। तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में एस यानी कि 12.5 इंटू एस माइनस पहली साइड यानी कि 12.5 माइनस 7, एस माइनस बी यानी कि 12.5 माइनस 8 यानी कि 4 और इंटू एस माइनस सी 2.5। आपने कहा 2.5 चौको 10, 10 गुणे 5 50, 50 गुणे 12.5 यानी कि 5 गुणे 125, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। बोलो क्लियर है? हमने क्या किया? हमने ये गुणा कर डाला, ठीक है, गुणा कर डाला 12.5। देखो 12.5 गुणे 4 ऐसे कर लेते, 50 पंचे 250, 250 गुणे 25 2.5 625 हो जाता, 625 का वर्गमूल 25, यानी इस वाले पार्ट का एरिया आ गया 25। बोलो क्लियर है? ऐसे दूसरे पार्ट का 6, 9, 10 वाले का सेमी पेरीमीटर एस डैश कितना हो जाएगा? 6, 9, 15, 10, 25 बटे 2 यानी कि 12.5। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 12.5 इंटू 12.5 माइनस 6.5 इंटू ये 3.5 इंटू 2.5। अब इसका एरिया 2.5 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ से 2.5 निकल गया 5 और ये 6.5 से 5 निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1.3 और 1.3 गुणे 3.5 कितना हो जाएगा? 455, 4.55, 4.5 13 5 65, 13 3 39 45, हाँ 4.55 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4.55 का, लगभग ये हो जाएगा 2.36 के अराउंड। तो ये मान लो 2.36 आ गया, वर्गमूल निकालें। अब 5 गुणे 2.36 और गुणे 2.5 करना है, यानी 12.5 में इससे गुणा कर देंगे। मान लो हमारा एरिया आ गया 12.5 में इससे गुणा करने के बाद 30। बोलो क्लियर है? 30 या मान लो 29 आ गया। अब हमारे पास दोनों ट्रायंगल का एरिया, इसका है 29, इसका है 25, दोनों का एरिया जोड़ देंगे यानी 25 और 29 54 इसका पूरे का एरिया हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब ये मैंने कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं करा है, आप कैलकुलेट कर लेना, ये आप पे जिम्मेदारी दी गई, ये भी होमवर्क समझ लो कि इसका एग्जैक्ट एरिया क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। बोलो क्लियर है? तो हमने क्या किया? इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का हीरोज फार्मूला से एरिया निकाला यानी हीरो के फार्मूला से, और हमने टक करके जोड़ दिया, पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ गई। ये पहला केस था। अब एसएससी क्या करेगी? आपको चारों साइड देगी, कोई एक डायगोनल दे देगी, आप आराम से निकाल पाओगे। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं कि चारों साइड देके, कई बार क्या करेंगे, वो दे देंगे कि इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, तब एरिया निकालना। तो आपको पिछला वाला फार्मूला यानी सम ऑफ अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का
यानी कि जो विपरीत भुजाएं हैं उनके वर्गों का जो योग होगा, पलट लो पीछे, जो विपरीत भुजाएं हैं उनके वर्गों का जो योग होगा वो बराबर होगा, वो फॉर्मूला लगा के पहले आप साइड निकालेंगे और मान लो 3 ही साइड दे दिया जाए और ये दे दिया जाए कि जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चल बहुत सुंदर। अब दूसरा केस देखो, पहला केस हमने पढ़ लिया कि चारों साइड दे दी जाए, एक डायगोनल दे दिया जाए, हलवा बन जाता है। अब हलवा कब नहीं बनेगा? जब हमें कह दिया जाए कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया जाए, अपोजिट वर्टेक्स से खींचे गए और डायगोनल दे दिया जाए। कहने का मतलब समझना, कोई एक डायगोनल दे दिया गया, मान लो BD पिछली बार लिया था हमने, AC ले लिया इस बार, यानी हमने एक डायगोनल दे दिया गया, एक विकर्ण दे दिया गया, ठीक है, और इस पे विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंबों की माप दे दी गई, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों दे दिया गया, यानी आपको ये वाला दे दिया गया H1, ये वाला दे दिया गया H2 और विकर्ण की वैल्यू दे दी गई D। हमने कौन सा क्वाड्रिलेटरल लिया है? ABCD। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? मैंने कहा गुरु एक बात बताओ, आपको क्या दिया गया है? विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंबों की लंबाई, किस पे लंब खींचे गए? डायगोनल पे, और उसी वाले विकर्ण की लंबाई जिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए उसी की लंबाई। आपने कहा फिर भी आसान है गुरु, वही वाला करेंगे, बस उसमें एरिया ट्रायंगल का दूसरे तरीके से निकालते थे, इसमें दूसरे तरीके से। मैंने कहा बहुत सही। आपने कहा कि क्या करेंगे, डायगोनल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, आपको पता ही होगा डायगोनल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी हमें एक ट्रायंगल मिल गया ABC, दूसरा ट्रायंगल मिल गया ADC। हमने कहा दोनों का एरिया निकालना आसान है, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा कैसे? आपने कहा ट्रायंगल ABC की जो एरिया होगी हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है? AC, यानी डायगोनल, और गुणे ऊंचाई ही तो परपेंडिकुलर होता है, यानी अपोजिट वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो उस ट्रायंगल के लिए ऊंचाई हो जाती है, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? H1। बोलो क्लियर? ऐसे में ट्रायंगल ACD की बात करूं तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू AC डायगोनल और गुणे मतलब आधार और इंटू ऊंचाई यानी H2। अब मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा ABCD का एरिया? दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी हाफ गुणे AC गुणे H1 और प्लस हाफ इंटू AC इंटू H2। मैंने कहा हाफ AC इसमें कॉमन ले लो, कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, यानी हाफ AC इंटू H1 प्लस H2। लो, एक और फॉर्मूला मिल गया, यानी क्वाड्रिलेटरल की एरिया अब भी निकालनी आसान है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम ले लिया, यहाँ पे एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकाला, जैसे पिछले में हीरो से, वैसे यहाँ पे अब दोनों ट्रायंगल की एरिया आ गए, फिर वही प्रॉपर्टी वही चीज़ करी कि जो भी डायगोनल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करा मतलब लल्ला ABC एक पार्ट हो गया, ADC एक पार्ट, दोनों को एरिया जोड़ दिया तो हमारा क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ गया। क्वाड्रिलेटरल की एरिया आ गया हाफ इंटू डायगोनल जो दिया गया था इंटू उस पर डाले गए परपेंडिकुलर्स की लंबाई का योग। यानी आपने कहा कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है जिसका एक डायगोनल ये है, इस पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रा किया गया, एक परपेंडिकुलर ये ड्रा किया गया, इसकी लंबाई H1 है, इसकी लंबाई H2 है और डायगोनल की लंबाई D है, तो आप कहेंगे एरिया कितना हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपने कहा एरिया, तब क्या दिक्कत है? हाफ इंटू क्या लेंगे? हाफ इंटू डायगोनल या हाफ इंटू परपेंडिकुलर जो डाले गए थे H1 प्लस H2 उनका योग और इंटू डायगोनल। यानी अगर आपको SSC दे दे कि भैया 2 डायगोनल ड्रा किया, मतलब एक डायगोनल है, मान लो इसकी लंबाई 15 है और इस पे डाले गए लंबों की माप 8 और 6 है, तो आप एरिया निकालो, तो आप कहोगे एरिया निकालना इसमें तो 2 सेकंड में कर दूंगा। आप SSC पूछेगी कैसे, आप कहोगे मुझे फॉर्मूला याद है, हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी, यानी हाफ इंटू H1 प्लस H2 यानी 8 प्लस 6 14 और गुणे D यानी कि डायगोनल की लंबाई 15। अच्छा, वही वाला डायगोनल होना चाहिए जिसपे विकर्ण ड्रा किया और जिसपे परपेंडिकुलर ड्रा किए गए, यानी जिसपे लंब खींचे गए। आपने कहा 2 1 2 2 7 14 7 गुणे 15 105 हो गया। बोलो क्लियर है? एरिया निकालना कितना आसान हो। अगर मैं ऐसे कह दूं, ऐसे मैं कह दूं कि चलो एक ले लो 6, H2 बराबर ले लो 8, ये बराबर ले लो 3.2 और डायगोनल की लंबाई है 2.5। अब निकालो। आपने कहा फिर तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा कैसे? डायगोनल की 2.5 ना लेके 6.5 ले लो। चलो 6.5। आपने कहा बहुत आसान हो गया। मैंने कहा कैसे? आपने कहा हाफ इंटू H1 प्लस H2 यानी 8 प्लस 3.2 यानी कि 11.2 और गुणे 6.5। मैंने कहा ये देखो 2 से आपने 5.6 काटा, 5.6 गुणे 65 करोगे कितना आएगा? 56 गुणे 60 कितना होता है? 56 गुणे 60 यानी कि 336, 3360 यानी कि 3360 में 2.8 जोड़ेंगे 3388 यानी कि 33.88 आपका उत्तर आ जाएगा। 33.88 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 33.88 आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सबका? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा क्या क्या दिया गया हो? मैंने कहा
अच्छा 5.6 मैंने गलत कर दिया थोड़ा, 5.660, 6 35 336 होगा बिल्कुल। ये 300 कितना हो जाएगा, 336, यानी कि 33.6, और ये 2.8 इसमें और जुड़ेगा, ठीक है, 2.8 इसमें और जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ ये 33.8, ये हो जाएगा 36.4 हो जाएगा, 36.4, यानी एरिया कितना आ गया, 36.4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो आपको अगर परपेंडिकुलर जो ड्रा किए गए उनका लंबाई पता है और डायगोनल पता है तो आप आसानी से एरिया निकालेंगे। दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए, लिख लिया आपने, बहुत ही सुंदर लला। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पेरीमीटर कैसे निकलता है, सारी चीज़ें। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली उसके पेरेंट से रिलेटेड था, जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो पेरेंट टॉपिक और बेसिक था वो हमने क्लियर कर लिया। अगली वीडियो हमारी जो होगी, अगली क्लास जो होगी, उसमें हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं और उसमें बेसिकली दो दो करके मैं ख़त्म करूँगा। क्वाड्रिलेटरल आपको बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं से घिरी आकृति, जितनी चीज़ें दिख रही होंगी सारी क्वाड्रिलेटरल ही दिख रही हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, जैसे आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, वैसे क्वाड्रिलेटरल की भी एक फैमिली है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जो होता है उसको दो प्रकार से पहले हम डिवाइड करते हैं। एक तो हम कह देते हैं ट्रेपेजॉइड, ठीक है, समलंब। अब समलंब में दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है पैरेललोग्राम जो कि समलंब होता है, ट्रेपेजॉइड का दूसरा बेटा है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, यानी ट्रेपेजियम में ट्रेपेजॉइड बोले, यानी कि समबाहु समलंब चतुर्भुज होता है। फिर इसके पैरेललोग्राम के दो और बेटे आए, इनके दो बेटे कौन कौन से हुए, एक रोम्बस हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ। ये क्यों होता है कि ये इसके बेटे ये होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करती है। वो प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ने वाले हैं, आज मैं बेसिक बता दूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर रोम्बस और रेक्टेंगल का मिलके ये पति पत्नी हुए रोम्बस और रेक्टेंगल, और इनका एक कॉमन बेटा हुआ स्क्वायर हुआ। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का दूसरा वाला जो बेटा था उसका काइट नाम हुआ, और काइट का बेटा रोम्बस हुआ, और रोम्बस का बेटा, मतलब कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल की जो फैमिली है उसमें ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना पड़ जाएगा, इतना कुछ पढ़ना है। ये सब ब्लड रिलेशन अभी आपको क्लिष्ट लग रहा होगा कि ये कैसे हुए, ट्रेपेजॉइड ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसके दो बेटे कैसे हुए, लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इनकी तो क्लियर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ये हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बोलो क्लियर। दूसरे कितने भी प्रकार के आपने चतुर्भुज देख लिया, हमें बेसिकली 6 टाइप पे फोकस करना है जो आपकी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, दूसरा है हमारा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, तीसरा है स्क्वायर यानी कि वर्ग, चौथा है रेक्टेंगल यानी कि आयत, पांचवा है ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, और काइट यानी कि पतंग, काइट बेसिकली होती है, ठीक है। अब आपको इसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग, जैसे कल हम पैरेललोग्राम और रोम्बस कवर करेंगे, साथ में हो पाया तो स्क्वायर भी कवर करेंगे, और रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम और काइट फिर एसिड कवर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को करते हुए जैसे आज हमने बेसिक क्लियर करा वैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। अगली वीडियो आपकी लंबी होने वाली है तो आप लोग थोड़ा सा रेडी रह के आएंगे। बस आज बेसिक एकदम क्लियर कर देना था कि क्वाड्रिलेटरल का बेसिक क्या होता है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अगली पार्ट में हम मिलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस, और फिर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। और आपको जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे सर्किल का, कल आपको एक बहुत बड़ी वीडियो मिलने वाली है, यानी कि आपकी कंपाइल्ड एक कह सकते हो मैराथन वीडियो, जिसमें हम जितने सर्किल की क्लासेज हुई हैं वो मिलेगी, ऐसे इसमें भी मिलेगी आपको। तो फिर क्वाड्रिलेटरल को कंपाइल करके एक वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे वो भी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कल वाली क्लास के लिए मेंटली अच्छे से रेडी होके आए, ठीक है लला। चलो।